गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th। आज हम बेटा एनसीईआरटी की बुक सामाजिक एवं राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 समानता पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में बेटा आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में समानता और असमानता के दो पहलू हैं, कहाँ कहाँ समानता रखी जाती है तो किन किन चीज़ों के लिए लोग एक दूसरे से असमान व्यवहार करते हैं, छुआछूत की भेदभाव की भावना रखते हैं। तो चलते हैं पाठ की तरफ। पाठ में बेटा आपको ये लंबी लाइन नज़र आ रही होगी कि छोटूलाल किसान, मंजीत कौर, तेजा सिंह, गिरीश राव, कांता देवी, सुजाता। वो आपने देखा, एक कोई किसान है तो कोई शिक्षिका है तो कोई व्यापारी है तो कोई छात्र है तो कोई घरेलू कामगार है। इसी तरीके से ये लाइन और लंबी होती जा रही है। देखिए जिस तरीके से अब्दुल रहमान है, सुजाता कुमारी घरेलू है, फिर है शबनम बानो, उसके बाद ये आ गया ग्रेसी लेलेंग परामर्शदाता है, और आइजैक लेलेंग ये सरकारी अधिकारी है, फिर एक मीडिया कर्मी है रुखसाना मिर्ज़ा, एक है योगराज जो कि बेरोज़गार है, और एक है अशोक जैन जो कि उद्योगपति है। तो इस तरीके से आपके सामने ये लंबी लाइन नज़र आ रही है। आप सोच रहे होंगे ये लंबी लाइन काय की है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये लंबी लाइन हम जो वोट देने जाते हैं, चुनाव के दिनों में जो हम वोट देने जाते हैं, उस वोट वाली लंबी लाइन है ये। कि आप देख रहे होंगे इसमें हर तरह के लोग खड़े, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई क्रिश्चियन, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, तो कोई किसान है, तो कोई छात्र है, तो कोई घरेलू कामगार औरत है, या कोई उद्योगपति है, कोई शिक्षिका है। मतलब हर तरीके के लोग एक लाइन में खड़े हैं। ठीक है, आपको इस लाइन को देख के कुछ समझ आ रहा है? मतलब इस लाइन में मैंने बताया कि हर तरीके के लोग यहाँ खड़े हैं, तो मतलब वोट डालने के लिए किसी भी प्रकार की कोई इनके साथ भेदभाव नहीं है। सभी को एक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है वोट डालने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई अमीर है या कोई बड़ा उद्योगपति आदमी है या कोई बड़ा अधिकारी है तो उसको पहले वोट देने दिया जाए, या कोई छोटा व्यक्ति है तो उसको हम बाद में पीछे की तरफ धकेल दे लाइन में। इस तरीके का कोई व्यवहार नहीं किया जा रहा है। किसके लिए? वोट डालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इस पाठ की शुरुआत में कांता देवी और सुजाता कुमारी नाम की जो दो घरेलू कामगार औरतें हैं, वो आपस में एक दूसरे की सहेलियाँ हैं और वो एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं। देखते हैं वो क्या बातचीत करती हैं। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि ये दोनों सहेलियाँ आपस में बात कर रही है कि कितनी अच्छी बात है कि हमारे भारत देश ने हमको एक समान नागरिकता दे रखी है, किसी के साथ कोई भेदभाव तरीके का नहीं है, समानता दे रखी है कि सभी लोगों को एक वोट डालने का अधिकार है, सभी लोगों को देश में समान नागरिक बनने का अधिकार है। उसे ये भी दिख रहा है कि वो जिस घर में काम करती है जैन साहब, वो जैन साहब उद्योगपति हैं, इतने पैसे वाले हैं, लेकिन वो भी पीछे उस लाइन में ही खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि वो अमीर है इस वजह से उन्हें जल्दी लाइन में लगा दिया गया, इस तरीके का नहीं है। वो पीछे खड़े हैं, सुजाता आगे खड़ी है। मतलब किसी प्रकार का वोट डालने की वाली लाइन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तब सुजाता कहती है, हाँ बिल्कुल, चल कांता अब तेरी बारी, वोट डालने की बारी है। तो अब देखिए बेटा, ये अंदर का सीन है। ये अंदर के सीन में बताया गया है कि मैं तो उसे ही वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। तो कहने का सेंस ये है बेटा कि सब लोगों का ये नेचुरल सी थिंग होती है कि भाई हम चाहेंगे हम वोट उसी व्यक्ति को दें जो हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिए में अच्छी से अच्छी फैसिलिटी, जैसे कि लाइट की फैसिलिटी है, पानी की फैसिलिटी है, गंदगी सही करवाने की फैसिलिटी है, ये सारी फैसिलिटी जो लोग प्रोवाइड करवाएंगे, हम तो चाहेंगे कि हम उसी को वोट दें। तो सुजाता के मन में भी यही था कि मैं तो भाई उसी को वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी लाने की वादा किया है। तभी जब सुजाता और कांता वोट देके जब जाने लगे तो उसे जैन साहब नज़र आए, तो उसने जैन साहब को कांता ने नमस्कार किया कि जी साहब नमस्ते। तब जैन साहब ने कहा कि बाद में आना कांता। बाद में आना कांता का मतलब ये था कि जैन साहब को पता था कि शायद कांता को कुछ ना कुछ काम है, इस वजह से वो यहाँ सबके सामने मुझे नमस्कार कर रही है।
तो इस वजह से कहा कि अभी बात नहीं करेंगे, जो भी तुम्हें काम है तुम बाद में आना। तब कांता ने सुजाता को बताया कि गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले मुझे साहब के घर जाके काम पर करना पड़ेगा, तभी तो मैं उनसे पैसे उधार ले पाऊँगी। यानी कि अपनी बेटी की इलाज करवाने के लिए सुजाता के पास कांता के पास पैसे नहीं हैं और कांता को पहले अपने मालिक के घर पे काम करने जाना पड़ेगा, तभी वो अपने मालिक से कुछ पैसे उधार लेकर आएगी और अपनी बच्ची को अस्पताल ले जाएगी। फिर जब कांता घर जाती है और घर पर अपनी बच्ची को चाय जैसा कोई पेय पदार्थ पिलाती है और कहती है ये ले पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को घर से लौटूंगी तब तुझे अस्पताल ले चलूँगी, ठीक है। तो उसे कह रही है कि पहले मैं काम पे जाती हूँ, साहब से कुछ पैसे उधार लेकर आती हूँ, फिर तुझे अस्पताल लेकर जाऊँगी। जब कांता अपनी बच्ची से ये बात करके अपने काम के लिए रवाना होती है तो वह बस्ती में पड़ी गंदगी को देखती है और कहती है कि बस्ती में कितनी गंदगी है, शायद मेरी गुड़िया बार बार इसी गंदगी की वजह से बीमार होती है, क्योंकि वह दोस्तों के साथ इसी गंदगी में खेलती हैं और इस वजह से वो बीमार पड़ती हैं। फिर जब कांता अपने मालकिन के घर पे काम करने के लिए जाती हैं तो मालकिन उसे अच्छे से सफाई करने के लिए आदेश देती हैं और अंत में जब कांता काम करने के पश्चात अपने मालकिन से पैसे मांगती हैं तो मालकिन द्वारा रोष से कांता को पैसे देते हुए ये कहा जाता है कि अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन ये हमेशा पैसे पहले मांगने की जो आदत है इसको आदत मत बना लेना। तब कांता ने कहा कि जी मैडम, मतलब कांता को अपना मेहनताना मांगने के लिए भी लोगों का सुनना पड़ रहा है, उसकी मेहनत है, उसका पैसा है, लेकिन फिर भी उसे लोगों का सुनना पड़ता है। फिर उसी शाम जब वो अपनी बच्ची को अस्पताल लेकर जाती है तो देखती हैं कि जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने की लाइन में भले ही एक साथ खड़े हो, लेकिन बच्चों की लाइन में उन्हें खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों का इलाज करवाने के लिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जब वो अस्पताल जाती है तो उसकी शाम फिर से एक लाइन के साथ ख़त्म होती है। जब वो अस्पताल जा रही है तो अस्पताल में भी उसे एक लंबी चौड़ी लाइन का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि वो एक सरकारी अस्पताल है और यदि उसके पास पैसे होते तो शायद वो निजी अस्पताल में अपनी बच्ची का इलाज करवा लेती, जैसे कि जैन साहब और जैन मैडम करवाती है। और तब उसके मन में ये विचार आया कि सुबह जिस लाइन में हम सब एक साथ खड़े थे वोट वाली लाइन में, तब चाहे हमें समान अधिकार दिए गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह हमें समान अधिकार नहीं दिए गए, क्योंकि इस लंबी लाइन के लिए जैन साहब और जैन मैडम को इतनी लंबी लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो अपना इलाज किसी भी निजी अस्पताल में करवा सकते थे। तो हम गरीबों को भी सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है, तो ऐसा क्यों? निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल में इस तरीके का भेदभाव क्यों? शाम होते होते इस तरीके से कांता के मन में ये शंका उत्पन्न हुई कि हम गरीबों और उन अमीरों के बीच में समानता का अधिकार नहीं दिया गया है। अब चलते हैं मताधिकार में समानता के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि बेटा अभी आपने कांता की पूरी स्टोरी सुनी है, कहानी सुनी, उस कहानी से आपको कुछ समझ में आया होगा कि किस प्रकार से कांता सुबह जिस लाइन में खड़ी थी उससे उसे ऐसा लग रहा था कि हम सभी को समान नागरिकता का अधिकार दिया गया है, लेकिन उसकी शाम होते होते उसके मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। ठीक है, चलते हैं मताधिकार में समानता की तरफ। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उनके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटू लाल को भी पहचान लेती है। ठीक है, भारत जैसा एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। आपको समझ में आएगा, वयस्क शब्द का अर्थ होता है बेटा जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो, उनको कहते हैं वयस्क। ठीक है, तो सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है। मत यानी कि वोट, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, चाहे उनका कोई भी शिक्षा स्तर हो, चाहे कोई भी जाति हो, वो अमीर या गरीब हो, कुछ भी हो सकता है, फिर भी सभी को एक वोट देने का ही अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई पैसे वाला है तो वो 2 वोट दे सकता है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि कोई ऊंचे पद वाला है, ऊंचे शिक्षा स्तर वाला है तो उनको पहले वोट दिया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं, सभी को एक समान लाइन में खड़ा रहकर वोट देना पड़ता है। ठीक है,
आपने लास्ट ईयर की बुक में 6th क्लास की बुक में ये पढ़ चुके होंगे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता क्या है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है बेटा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित किया करता है कि देश का हर एक वयस्क स्त्री या पुरुष, वयस्क यानी जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका आर्थिक स्तर, जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। तो कांता वोट देने के लिए तो बहुत उत्सुक थी और यह देखकर बहुत खुश थी कि अन्य सबके बराबर हैं, क्योंकि उन सबके पास भी एक वोट देने का ही अधिकार है। परंतु जैसे जैसे उसका दिन बीतता जाता है उसके मन में एक शंका होने लगती है। क्या शंका होती है वो देखते हैं। क्या शंका होती है बेटा? वह क्या बात थी जिससे कांता के मन में शंका पैदा कर दी? आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती हैं और उसके घर के पीछे एक नाला है, ठीक है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम में एक भी दिन की छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर पर ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर एक लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न थी जिसमें वह सुबह लगी हुई थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े लोग अधिकांश गरीब थे। समझ में आया? कहने का मतलब ये कि सरकारी अस्पताल में इलाज केवल वो लोग करवा रहे थे जो लोग गरीब थे। उसे सब लोग वहाँ गरीब नज़र आ रहे थे, वहाँ एक भी व्यक्ति अमीर खड़ा नहीं था। क्यों? क्योंकि अमीरों के पास पैसे हैं और वो अपना पैसा कहीं पे भी दे के पहले इलाज करवा सकते हैं। उन्हें किसी तरह की किसी लाइन में खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अच्छे से अच्छे अस्पताल में अपने पैसे के दम पे अपना इलाज करवा लेते थे। तो इस बात की शंका कांता के मन में घर कर गई। और भी बहुत सारी असमानताएं हैं जो अपने देश में व्याप्त हैं, जिनके बारे में बेटा हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।